गुड मॉर्निंग बच्चों आपको मैं क्लास 10 का प्रकाश वाला पार्ट पढ़ा रही थी, जिसका अगला भाग मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले भाग में पिछले वीडियो में मैंने आपको जो गोलीय दर्पण है उसके कुछ नियम बताए थे, उसमें हर कुछ बिंदु बताए थे, किस बिंदु को क्या कहेंगे, कुछ आपको नियम बताए थे। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए गोलीय दर्पण का जो उत्तल दर्पण होता है, जिसका जो परावर्तन पृष्ठ होता है ये बाहर की तरफ उभरा होता है। देखिए परावर्तन पृष्ठ है, ये बाहर की तरफ है, ये देखिए ये बाहर की तरफ है, ये बाहर, इसको आप उत्तल दर्पण बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो इसका जो मुख्य फोकस होगा ये बाहर की तरफ होगा, दर्पण से बाहर की तरफ होगा। ठीक है बच्चों, जो वक्रता केंद्र है C और जो मुख्य फोकस है F, ठीक है, और ये P है, ठीक है, और ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच की ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये बीचों बीच में जो रेखा है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसमें से होके ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्र ये सब होके गुजरती है। ठीक है, और इसको हम अपसारिक दर्पण भी बोलते हैं। अपसारी दर्पण देखिए बच्चों, आपको बता रही हूँ, अपसारी दर्पण इसलिए बोलते हैं इसको, अपसारी किरणें इसलिए भी बोलते हैं उत्तल दर्पण को, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि बच्चों देखिए कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष से होती हुई, मुख्य अक्ष के समांतर जब इससे दर्पण पे टकराएगी, ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष से होते हुए जब दर्पण पे टकराएगी तो ये दर्पण पे टकरा के परावर्तित हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और ये परावर्तित होने के पश्चात देखिए ये परावर्तित हो जाएगी, तो ये जो किरणें हैं ये आपस में देखिए ये दूर जा रही है, कोई भी दो प्रकाश की किरणें हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी किरणें, या फिर डाइवर्जिंग रेज भी बोलते हैं। ये कब होता है, ये उत्तल दर्पण में होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों, अवतल दर्पण में होता है, देखिए ये जो मुख्य जो वक्रता केंद्र है, वक्रता गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C होगा, जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो C है, इसमें वक्रता केंद्र की गोलीय दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र बाहर की तरफ होगा, क्योंकि जो इसे दर्पण का केंद्र होगा ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कन्वेक्स में, और इसका मुख्य फोकस जो होगा यहाँ पर होगा। लेकिन जो अवतल दर्पण है उसमें मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस जो होगा वो दर्पण के आगे की तरफ बनेगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए इसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी का मतलब क्या हुआ, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये फोकस से होते हुए, मुख्य फोकस से होते हुए बाहर को आएगी परावर्तन के पश्चात। ठीक है, परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होते हुए आएगी। ठीक है, तो ये देखिए एक कोई भी दो किरणें आपस में देखिए मुख्य फोकस से आ रही है, तो ये कभी भी किरणें जो होती है वो दो होती है, यहाँ पर मैंने एक ही बनाई है। तो ये देखिए ये आपस में जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तन के पश्चात दोनों जो है वो दूर जा रही है, और यहाँ पे प्रकाश किरणें आपस में मीट कर रही है, यहाँ पर मीट कर रही है मुख्य फोकस पे, इसलिए इसको अपसारिक दर्पण बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाशीय किरणें हैं वो आपस में यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रकाश किरणें हैं ये दूर जा रही हैं, इसलिए इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं, इसको अभिसारी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको किरण आरेखों द्वारा गोलीय दर्पण बने प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेंगे और क्या इसके नियम होंगे, ये आपको मैं आगे बताने जा रही हूँ। तो रे डायग्राम, आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के रे डायग्राम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। आपको मैंने क्या बताया था बच्चों, जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, जहां पर दो प्रकाश किरणें आपस में मीट करती हैं वहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण, ठीक है, यहाँ पे दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात जब परावर्तित होकर वापस आती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आती है तो वो क्या होता है, ये देखिए दो की प्रकाश किरणें मैंने आपको दिखा रखी हैं, ये जब मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में टकराएंगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, ये नियम नंबर 1 है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो टकराने के पश्चात क्या होता है, फोकस से होते हुए आती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से टकराने के बाद फोकस, ये कब होता है, अवतल दर्पण में होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो टकराने के पश्चात, ठीक है,
दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है, अब अपसारित हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुख्य फोकस से प्रकाशीय किरण कहाँ से आ रही है, परावर्तन होने के पश्चात फोकस से, मुख्य फोकस से होते हुए आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस लेकिन ये क्या होता है, ये अब टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है और ये अपसारित हो जाती है। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पणों का दूसरा नियम आपको बता रही हूँ बच्चों। दूसरा नियम देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अगर कोई मुख्य अक्ष के, ठीक है, जो फोकस, मुख्य फोकस है, कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से होते हुए जाती है। देखिए एक प्रकाशीय किरण ये है, ये एक प्रकाशीय किरण ये है, ठीक है, ये है प्रकाशीय किरण, ये मुख्य फोकस से होते हुए जा रही है। ठीक है, ये मुख्य फोकस से होते हुए जा रही है। तो ये क्या होता है, ये कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से होते हुए जा रही है, तो आ रही है, तो ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो पहला वाला नियम है ये बिल्कुल उसके विपरीत है, कि पहले वाले नियम में था कि कोई प्रकाशीय किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, और वो कहां पर, दो प्रकाशीय किरणें कहां पर मिलेंगी, मुख्य फोकस पे मिलेंगी परावर्तन के पश्चात। लेकिन अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से होते हुए अगर निकल रही है तो वो कहां पे मिलेगी, तो वो क्या मुख्य अक्ष के समांतर वापस जाएगी परावर्तन के पश्चात। ठीक है, और ऐसा ही ये उसमें होगा उत्तल दर्पणों में। उत्तल दर्पणों में कोई अगर मुख्य फोकस से होते हुए कोई प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होगी तो वो कैसे निकल के आएगी, वो समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर बाहर को आएगी। तो तीसरा है बच्चों, तीसरा नियम है, अगर, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आती, तो उसी जिस रास्ते से वो आई है उसी मार्ग से वो वापस चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी दो किरणें हैं जो जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस चली जाती हैं। ये वो वाली प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र से होते हुए आएगी और या फिर मुख्य अक्ष से होते हुए आएंगी, तो वो प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष में से होते हुए आएंगी वो भी वापस लौट जाएगी, और जो प्रकाश की उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी, और जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होते हुए आएगी वही प्रकाश किरणें वापस उसी रास्ते से वापस चली जाएंगी। इसी प्रकार ये उत्तल दर्पण में भी होगा, जो प्रकाशीय किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत होगी वो वापस उसी रास्ते से वापस आती हुई मिलेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट है बेटा, चौथा नियम है, जो प्रकाशीय किरण हमारे ध्रुव में टकराएगी, ठीक है, जो प्रकाशीय किरण ध्रुव में टकराकर परावर्तित होगी, ठीक है, तो वो जितने कोण से वहां पर टकराई है उतना ही कोण बनाएगी मुख्य अक्ष के साथ। ठीक है, मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण से यहां पर टकराएगी पी पर, ध्रुव पर उतना ही कोण बनाएगी, उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, मुख्य अक्ष से। ठीक है बेटा, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, परावर्तन के पश्चात। ठीक है, इसी प्रकार इसमें इस दो उत्तल दर्पण में होगा कि जो किरण आएगी मुख्य अक्ष पे टकरा के वही कोण बनाते हुए परावर्तन के पश्चात वापस आ जाएगी। तो बच्चों ये इसके नियम है, तो इसी अनुसार हमारे प्रतिबिंब बनेंगे। तो बच्चों आगे मैंने आपको नियम बताए कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम होते हैं। तो उसमें मैंने आपको 4 नियम बताए थे। ठीक है, पहला नियम था, अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण, और अगर कोई मुख्य अक्ष से होते हुए आती है तो वो कहाँ जाएगी, कोई फोकस से होते हुए जाती है तो वो कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अगर कोई वक्रता केंद्र से होते हुए आती है तो वो दोबारा उसी मार्ग, जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस जाएगी। अगर कोई ध्रुव पे टकराती है कोई प्रकाशीय परावर्तन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जो प्रकाशीय किरण है उतना ही एंगल बनाएगी दर्पण पे परावर्तन के पश्चात, जितने एंगल से वो आई है उतना ही एंगल वो दर्पण परावर्तन के पश्चात बनाएगी। अब देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने आपको डायग्राम के नियम बताए थे, रे डायग्राम, आरेखों के नियम बताए थे गोलीय दर्पणों के। अब मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं बताऊंगी। तो आपको नियम बताए थे कि कोई भी आरेख, कोई भी प्रकाशीय किरण कैसे कैसे आ सकती है। तो अब देखिए, पहले में देखिए, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है, कोई वस्तु अनंत पे रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है, तो
प्रकाश की किरण, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखिए ये देखिए प्रकाश की किरण, ये वस्तु ए बी है, वस्तु ए बी अनंत पे इंफिनिटी पे रखी हुई है, इंफिनिटी माने सी से बहुत परे रखी हुई है, ठीक है, तो बहुत दूर रखी हुई है, तो ये वस्तु है, तो कोई प्रकाश की किरण, क्या संभावनाएं हो सकती है कि प्रकाश की किरण कैसे कैसे आ सकती हैं? एक तो प्रकाश की किरण समांतर आ सकती है, देखिए मैंने आपको रे डायग्राम बना के दिखा रखा है, एरो दिखा रखा है, जो आती हुई किरण है प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, तो मैंने आपको नियम बताया था कि अगर कोई किरण प्रकाश की किरण समांतर आती है तो वो मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से होते हुए वापस, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से वापस, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से, देखिए ये कि प्रकाश की किरण समांतर, दो प्रकाश की किरणें समांतर जा रही हैं, तो ये दोनों किससे होके हुए जा रहे? मुख्य फोकस से होते हुए, तो जहां पे दो प्रकाश की किरणें टकराएंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, इमेज वहीं पे बनेगी जहां पे कोई दो रेस टकराएंगी, दो प्रकाश की किरणें टकराएंगी, तो इमेज कहां पे बनेगी? यहाँ पे। तो पहला है, अगर वस्तु कहां पे रखी हो? अनंत पे रखी हो। ये आपके बुक में चार्ट भी बना हुआ है, ये चार्ट को भी आप ढंग से देखिए और रे डायग्राम भी देखिए। तो अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस पे, एफ पे प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब देखिए किस साइज का है? प्रतिबिंब बहुत छोटा है, बहुत छोटा होगा। और कैसा होगा? रील, जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वो रील इमेज होगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसकी क्या गुण होगा? प्रतिबिंब का क्या गुण होगा? प्रतिबिंब जो होगा वो मुख्य फोकस पे बनेगा, फोकस पे एफ पे बनेगा, और प्रतिबिंब बहुत बिंदु साइज का होगा, बहुत छोटा होगा, और वास्तविक और उल्टा होगा। फिर दूसरी संभावना, दूसरा प्रतिबिंब कैसे बन सकता है? अगर वस्तु कहां पर रखी हो? सी से परे रखी हो, सी के पीछे रखी हो, ठीक है, सी के पीछे रखी हो वस्तु, तो क्या हो सकता है? देखिए बच्चों, एक प्रकाश की किरण क्या होगा? समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, ठीक है, ये देखिए प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, और परावर्तन के पश्चात कहां से टकरा के वापस जा रही है? मुख्य फोकस, फोकस एफ से टकरा के परावर्तन के पश्चात वापस लौट जा रही है। और दूसरी प्रकाश की किरण क्या है? दूसरी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से आ रही है। अगर आपको मैंने बताया था कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो वापस उसी रास्ते से वापस हो जाती है, ठीक है। तो ये दो प्रकाश की किरण कहां पे मीट कर रही है? इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब, ये वस्तु कहां पे रखी हुई है? सी से परे रखी हुई है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा, देखिए बना हुआ है, प्रतिबिंब कहां पे बना हुआ है? सी और एफ के बीच में बना हुआ है, तथा कैसा होगा? छोटा, जो वस्तु का साइज है उससे छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। और तीसरी संभावना देखिए बच्चों क्या हो सकती है? तीसरा देखिए, अगर प्रतिबिंब कहां पे रखा है? सी पे रखा है, वक्रता केंद्र में प्रतिबिंब रखा है, तो क्या हो सकता है? एक देखिए, या तो ये देखिए, एक क्या संभावना हो सकती है? एक तो कैसे आ रही है, जो रे डायग्राम है वो देखिए समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और कहां से? मुख्य फोकस से होके वापस आ रही है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात। और दूसरा है फोकस से होते हुए, देखिए फोकस से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए प्रकाश की, दो प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? जितना वस्तु का साइज है उतना ही प्रतिबिंब का साइज भी होगा, और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? सी पर ही बनेगा, ठीक है, सी पर ही प्रतिबिंब है, और सी पर ही वस्तु है, और सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और इसका साइज क्या होगा? समान साइज का होगा, जितने साइज का वस्तु है उतने ही साइज का क्या होगा? वस्तु, प्रतिबिंब भी बनेगा, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की इमेज भी बनेगी, ठीक है बच्चों। चौथा है देखिए, अगर प्रतिबिंब कहां रखा हो? सी से परे रखा हो, ठीक है, अगर वस्तु कहां रखी हो? सी से परे, तो ठीक है, सी से परे रखी हो वस्तु, देखिए वस्तु यहाँ पे रखी, सी से परे, सी से आगे रखी, यहाँ पे वस्तु रखी हो, तो क्या संभावना होगी? देखिए एक प्रकाश की किरण देखिए इसके समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये कहां क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये फोकस से होते हुए आएगी, देखिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से आएगी, ठीक है बच्चों, कहां से आएगी? फोकस से आएगी, ठीक है। ये मुख्य अक्ष समांतर जा रही है, तो थोड़ा डायग्राम थोड़ा गलत बन गया बच्चों, तो ये मुख्य अक्ष के आ रही है, तो ये कहां कैसे बनी जाएगी? ये फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है बच्चों, ये फोकस से होते हुए आएगी। और एक संभावना क्या हो सकती है? ये वक्रता केंद्र से जा रही है और उसी रास्ते से वापस हो जा रही है, तो ये कहां पे मीट कर रही है? यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज की साइज देखिए कितना बड़ा दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो ये इमेज कहां बनेगी? सी से परे बनेगी, सी से परे बनेगी। अगर वस्तु कहां रखी हो? सी और एफ के बीच में रखी हो, तो अगर वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हो तो ये कैसे एक किरण तो समांतर जा रही है, दूसरा वक्रता केंद्र जैसे जा रही है वैसे वापस आ रही है, और एक फोकस से टकराते हुए यहाँ पर बन रही है।
तो इमेज कहाँ पर बन रही है, सी से परे बन रही है, बहुत दूर बन रही है सी से पीछे। और वस्तु आकार कैसा होगा इमेज का, बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, ये 4 संभावनाएं आपको बताई मैंने, और 2 और अभी और बताऊंगी। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों पांचवा इसका आरेख है, जिससे कि पता चलेगा आपको प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर वस्तु F पर रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो, अगर वस्तु कोई ऑब्जेक्ट मुख्य फोकस, वस्तु जो ए भी दिखा रखा है वस्तु है, फोकस पर रखी हो, F पर रखी हो, तो क्या हो गया देखो बच्चों, एक तो वक्रता केंद्र से होते हुए कोई प्रकाश किरण जाएगी, वक्रता केंद्र देखिए सी से होते हुए कोई प्रकाश किरण जाएगी। अगर सी से कोई प्रकाश किरण जाती है तो उसी रास्ते से वापस आ जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो फोकस F से होते हुए आएगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं पे परावर्तन के पश्चात कहीं पे नहीं मिल रही है। ठीक है, ये कहीं दूर जाके मिलेंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो अगर ये मिलेंगी जहां पर, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बन सकता है इसका प्रतिबिंब। और कैसा होगा, कहीं दूर मिलेगा तो ये बहुत ही बड़ा साइज का होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, और अगली एक संभावना और है। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अवतल दर्पण में। अगर ठीक है, अगर ये अवतल दर्पण मैंने बना रखा है, ये इतना साफ से नहीं बना है। ठीक है बच्चों, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका परावर्तन पृष्ठ है, अंदर को वक्र है, अंदर को है ये। ठीक है, अवतल दर्पण है। देखिए, अगर प्रतिबिंब F मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच में रखा हुआ है, देखिए प्रतिबिंब रखा हुआ है, ये वस्तु रखी हुई है A और B, तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए अगर कोई प्रकाशीय किरण, ठीक है, वस्तु से टकराकर दर्पण पर पड़ती है, देखिए सी से होते हुए, अगर वक्रता केंद्र से अगर सी से होती है तो उसी मार्ग से वापस जाती है, वस्तु से टकरा, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस होगी। लेकिन अगर ये ध्रुव पर टकराती है, वस्तु से टकराने के पश्चात, प्रकाशीय वस्तु से होते हुए ध्रुव पर टकराती है, पी पर टकराती है, देखिए बच्चों, तो पी पर टकराती है तो ये उतना ही कोण बनाती है परावर्तन के पश्चात। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये उतना ही, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है जो होती हैं वो बराबर होती है। अगर कोई वस्तु आपतित किरण और परावर्तित किरण, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, परावर्तन के पश्चात अगर कोई प्रकाशीय किरण कहाँ पर टकराती है, ये कहाँ पर टकराती है, P पर, ध्रुव पर टकराती है, तो वो परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाती है। तो इसमें प्रतिबिंब क्या कैसे बनेगा, देखिए एक किरण तो आ रही है, ये सी पर टकरा के वापस उसी मार्ग में, दूसरा ये पी पर टकरा रही है, जिससे परावर्तन के पश्चात ये उतना ही कोण बना रही है। तो देखिए कहीं भी नहीं मिल रही है, लेकिन ये दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, और कैसा होगा, आभासी होगा यहाँ पे, क्योंकि ये किरण जो है प्रतीत हो रही है, मतलब रियल में नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये आभासी होगी। और कैसी होगी, सीधी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब पूरा हो गया है। अब आपको बताती हूँ अवतल दर्पण द्वारा उपयोग, अवतल दर्पण कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर द्वारा आपके क्या क्या, आपके दैनिक जीवन में क्या क्या इसके यूसेस हैं, क्या क्या उपयोग हैं। देखिए, पहला उपयोग है टॉर्च में, जो टॉर्च होते हैं आप यूज करते हो, और सर्च लाइट, इसमें जो होते हैं अवतल दर्पण यूज किए जाते हैं। दूसरा, आप वाहनों के अग्रदीप में जो फ्रंट हेडलाइट्स होती हैं हमारे गाड़ियों की, उसमें ये कनकेव अवतल दर्पण, इसमें समांतर शक्तिशाली बहुत बड़ी लाइट मिलती है। दूसरा था शेविंग दर्पण में, जिसमें आपको हमारी जो इमेज होती है बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, हम शेविंग करते हैं जो दर्पण होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं, जिसमें कि हमें चेहरा बड़ा दिखाई। दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं वो हमारा दांत जिससे देखते हैं, जैसे हमारे दांतों में जो कीड़ा है वो बड़े साइज का दिखाई दे, या दांतों में हमारी कोई डिफेक्ट है तो वो साइज बड़ा दिखाई दे, तो वो शेविंग जो डेंटिस्ट होता है वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो बच्चों, अवतल दर्पण का रे डायग्राम, रेखा आरेख और इसके प्रतिबिंब बनना और इसका यूज मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू बच्चों, अगला पार्ट में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।